गुड इवनिंग। देखिए, जो हम लोग क्लास जो चला रहे थे बीपीएससी का, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अब तक जो हम लोग पढ़ चुके थे वो महात्मा गांधी को देख चुके थे। महात्मा गांधी किस प्रकार से इंग्लैंड में पढ़े लिखे और किस प्रकार से वो आए, दक्षिण अफ्रीका में गए। हमने आपको बताया पिछला क्लास में कि जीवन के सबसे जो महत्वपूर्ण समय जो होता है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गुजारा। और जब वो भारत में आए, प्रथम विश्व युद्ध जब छिड़ा 1415 के आसपास, तो वो भारत में आए। 1915 को भारत आए, 9 जनवरी 1915 को। और हमने आपको पिछला क्लास में बताया कि यहाँ से वो कंटिन्यू हुए। और उनके राजनीतिक गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो बोले थे कि पहले आप भारत भ्रमण कर लीजिए। भारत भ्रमण कर लीजिएगा तो आपको एक अनुमान मिल जाएगा मोटा मोटी कि राजनीति किस तरह से करना है, अंग्रेजों के साथ किस तरह से लड़ना है, एक अनुमान आपको मिल जाएगा। तो गांधी जी ने भी यही सोचा था। और आप देखे थे पिछला क्लास में कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर मिल जो आंदोलन हुआ, खेड़ा सत्याग्रह और 1919 तक के घटनाओं को हम लोग अब तक देख चुके हैं। 1919 तक जब घटना को आप देख लीजिएगा तो अप्रैल में घटना घटी, वो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को। और इसका जांच कमेटी वगैरह बैठाते बैठाते लगभग 19 कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली यहाँ पर एक घटना और घटा, एक है खिलाफत आंदोलन। आप खिलाफत आंदोलन को लोग हाशिए पर रख देते हैं, जबकि ये काफ़ी मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है इतिहास के क्षेत्र में। खिलाफत आंदोलन पढ़ने से पहले आपको एक थोड़ा सा बता देते हैं बात कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से मुस्लिम धर्म का आंदोलन रहा। इसके अंतर्गत क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के जितने उपनिवेश थे, सब में कहा गया कि आप लोग बढ़ चढ़ के ब्रिटेन को सहायता कीजिए प्रथम विश्व युद्ध में। और भारतीयों ने भी बढ़ चढ़कर सहायता किया, अन्य उपनिवेश के भी लोग सहायता किए। प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटेन वाले जो समर्थक जो गुट था वो जीता। भारतीय भी खुश थे कि चलो हमारा जिसका हमने समर्थन किया वो जीता है। तो ब्रिटेन जीता। ब्रिटेन जब जीत गया तो जीतने के बाद क्या हुआ कि एक क्षेत्र है तुर्की, बहुत फेमस जगह है तुर्की। तुर्की में उसने वहाँ पर जो खलीफा का पद चला आ रहा था उसको चेंज कर दिया। अब थोड़ा सा तुर्की के बारे में बता देते हैं। एक्चुअली जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, इसमें माना जाता है कि जिस प्रकार से एक सूरज, एक चांद, एक पृथ्वी, उसी प्रकार से विश्व का राजा एक होना चाहिए। ढेर सारे राजा होंगे तो दिक्कतें उत्पन्न होंगी। जैसे अल्लाह की परिकल्पना एक है तो राजा की भी कल्पना एक ही होनी चाहिए, वास्तविकता भी एक होनी चाहिए। और इस्लाम के शरीयत के अनुसार ये लोग अपना तुर्की में राज कर रहे थे कि एक राजा होना चाहिए जिसको हम लोग खलीफा बोलते हैं। और खलीफा प्रमुख हुआ करता था, अपना व्यवस्थाएं चला रहा था। तो उसी दरमियान होता क्या है कि धर्म के अनुसार व्यवस्था चलने के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कम होता है। आप आज भी देखिएगा किसी भी धर्म की चीजें आंख मूंद कर मान ली जाती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। किसने कहा? ऊपर वाले ने कहा, भगवान ने कहा, गॉड ने कहा। ऐसा क्यों हुआ? तो गॉड ने किया। अब मान लीजिए चलते चलते ठेस लग गया तो गॉड ने किया, तो उनको फल दिया। ऐसा एक धार्मिक मान्यता होता है, लोग उसको गुमराह करते हैं। तो होता क्या है कि एक बौद्धिक विकास जो होना होता है वो नहीं हो पाता है। सेम कंडीशन तुर्की का भी है। तुर्की में चूंकि धर्म प्रधान समाज चल रहा है और धर्म की बातें ही मानकर लोग अपना आपको विकास समझ रहे हैं, जिसके चलते वहाँ पर बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कम हुआ। इसीलिए आज भी आधुनिक रूप में भी तुर्की को आधुनिक यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की है। कारण मरीज है इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमार है।
बुखार लग गया है, ये सब नहीं। मरीज इस मायने में है क्योंकि समय के साथ उसका विकास नहीं हो सका, जिसमें बौद्धिक विकास, वैज्ञानिक विकास, जो दृष्टिकोण है वो डेवलप नहीं हो सका। उसके पीछे का कारण आप जान रहे हैं, क्योंकि वहां पर धर्म प्रमुख है, धर्म के नियमों के अनुसार वो चल रहे हैं। तो ब्रिटेन को लगता था कि काश इसका भी विकास होता, एक मरीज के रूप में क्यों पड़ा रहेगा। इसलिए ब्रिटेन ने वहां पर खलीफा के जो प्रमुख थे उसको बदल के एक ऐसे खलीफा को लाया जो आधुनिक दृष्टिकोण के साथ चलने वाला व्यक्ति था और आधुनिक सोच रखने वाला व्यक्ति था, साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मुस्लिम था, जिसका नाम मुस्तफा कमाल पाशा है। और तुर्की के पुनर्जागरण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे इधर गांधी जी रहे, नेल्सन मंडेला रहे, उस प्रकार से इन्होंने काम किया। जब मुस्तफा कमाल पाशा खलीफा बनकर तुर्की में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत स्थितियां नाजुक है, इसको बदलना होगा। और यही कमाल पाशा ने सभी मुस्लिमों को जो दाढ़ी रखने की प्रथा थी उसको बंद करवाया, महिलाओं को बुर्का पहनने की जो प्रथा थी उसको बंद करवाया। और मुस्तफा कमाल पाशा ने तमाम तरह की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, जिससे यूरोप का डेवलपमेंट हो सके, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप कर सके। ये तो घटना यूरोप का, तुर्की का हो गया। भारत के जो मुस्लिम थे, जो ब्रिटेन को समर्थन किए हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, मेरे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा हितैषी नहीं है। भारतीय मुस्लिम ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को साथ देके गलती की, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को ला दिया है खलीफा के पद पे जो शरीयत और नियमों के अनुसार चलता ही नहीं है। इसलिए मुस्लिमों की एक संगठन बनी और ये लोग प्लान बनाए। सितंबर महीना 2020 के बात है कि एक आंदोलन का आगाज किया जाए, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। क्योंकि खलीफा पद के लिए आंदोलन था, इसलिए इसका नाम भी खिलाफत आंदोलन पड़ा। गांधी जी भी इसका समर्थन किए, हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना इसके समर्थन में नहीं थे, मदन मोहन मालवीय भी इसके समर्थन में नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना का कारण था कि वो हमेशा अपने आप को प्रमुख बनकर रहना चाहते थे कि हम हेड हैं, सर्वे सर्वा रहें, परंतु खिलाफत आंदोलन में उनकी उचित जगह नहीं मिल पाई, इसलिए वो इसके खिलाफ थे। और भी कारण रहे होंगे इतिहास में, लेकिन मूल कारण यही रहा। सितंबर में आंदोलन को संगठित किया गया। महात्मा गांधी बोले कि अच्छा बात है, आंदोलन होना चाहिए, आपका मांग का पूरा करना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। और ये आंदोलन प्रारंभ हुआ ही था कि महात्मा गांधी के भी दिमाग में एक आंदोलन चला जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। मतलब अंग्रेजों को हम लोग सहयोग ही नहीं करेंगे। और इस आंदोलन के अंतर्गत बहुत सारी बातें थी और यह आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। जब इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, इसी समय हमारे बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। अगस्त में महात्मा गांधी इस तरह के विचार लाए, इसलिए आनन फानन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में एक अधिवेशन बुलाया गया कि भाई अधिवेशन बुलाइए, गांधी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अधिवेशन में सारे लोग उपस्थित हुए। लाला लाजपत राय उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी प्रस्ताव लाए कि हम असहयोग आंदोलन लाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो भाई क्या कीजिएगा असहयोग आंदोलन में? तो विदेशी वस्त्रों का त्याग करेंगे, विदेशी सामानों का त्याग करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी कपड़ा बनाएंगे, अपना शिक्षण संस्थान खोलेंगे, यही सब करेंगे। और कई नेता थे, चित्तरंजन दास वगैरह,
उन लोग को लगा कि ये सब करने से क्या फायदा है, काहे ला ये सब करना है, अंग्रेज डर जाएगा। मारपीट 1857 जैसे विद्रोह से तो डरबे नहीं किया, भगबे नहीं किया, तो अगर कपड़ा ना पहनिएगा तो भाग जाएगा। सब लोग मजाक उड़ाया, परंतु गांधी तो गांधी, उनको लगा कि तुम नहीं हमको साथ दोगे तो कोई बात नहीं, हम अपना काम में लग जाएंगे। और गांधी ने ऐलान किया कि मैं इसका जिम्मेवारी लेते हुए असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करता हूं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका कारण रहा, गांधी जी ने स्वदेशी मुद्दा उठाया, आम जन की बातें उठाई। आप ऐसे भी देखिएगा, आप जब अपने से संबंधित चीजों को देखते हैं तो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अरविंद केजरीवाल को देखिएगा, ढीला ढाला शर्ट पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, मुखर ऐसे बांध लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या उनके पास व्यवस्था नहीं है बढ़िया टाइट फिटिंग पहनने का, स्मार्ट दिखने का? नहीं, वो बहुत हाई लेवल के नेता हैं। वो सोचते हैं कि आम जनता की तरह हम भी वेशभूषा रखेंगे तो जनता मेरे प्रति आकर्षित होगी। आप मोदी जी को देखिएगा, कहीं भी जाते हैं तो इसने टोपी मार लेते हैं, ड्रेस पहन लेते हैं। बीच में कहीं गए थे, वो पूर्वोत्तर राज्य में तो ढोलक वोलक भी बजा रहे थे। ऐसा क्यों करते हैं? नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये जो आम जनता है वो मेरे साथ कनेक्ट हो सके, जुड़ सके। लोगों को लगेगा कि अरे कितना प्यारा आदमी है, मेरे ही जैसा रहता है। इसलिए लोग उसके अनुसार जीना सीखते हैं। गांधी जी भी बहुत तेज थे। गांधी जी भी स्वदेशी का मुद्दा उठा के बोल दिए कि जो भी विदेशी वस्तु है, अंग्रेजों का वस्तु है, उसको हम लोग त्याग करेंगे और स्वदेशी अपनाएंगे। अब माहौल देखिए, गांव गांव में ये घटना पहुंच गई। क्या भाई, गांधी जी बोले हैं स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी वस्तु के त्याग। अब लइकन पुल पर बैठल है गांव में और देख रहा है कि बाबा होने से बैग में बड़ी मानी सामान लेके आ रहे हैं झोला में। लइकन आके पुल पर पकड़ लिया, बाबा कोची कोची है, कोची कोची है। अरे ब्रश लिए हैं, ब्रश उठा के नली में फेंक दिया। अरे ये कपड़ा लिए हैं अंग्रेजों वाला, उठा के नली में फेंक दिया। बाबा बड़ी गोसाएं, लइकन के गाली सुनने में भी अच्छा लगा, बाबा के चिढ़ाने में भी अच्छा लगा, और स्वदेशी वस्तु का त्याग भी हो गया। गांधी जी बोले हैं नहीं मालूम है बाबा, नहीं मालूम है चाचा, बैग लिए हैं चाचा, लाइए फेंक देते हैं, स्वदेशी वस्तु अपनाइए। ब्रश से मुंह धोते हैं, दतुअन से धोइए, स्वदेशी अपनाइए, ब्रश से नहीं धोना है। लइकन को बहुत मजा आ रहा था। साथ ही कपड़ा जलाने वाला था कि सब विदेशी वस्तुओं को जलाओ, तो विदेशी वस्तुओं के वस्त्र को जलाने लगा लो लइकन। अब गांव गांव में इकट्ठा करता, 4-5 गो आदमी को पकड़ता, कोई उसका कपड़ा फाड़ दे रहा है, कोई उसका फाड़ दे रहा है। होली दिवाली में देखते हैं ना कितना मजा आता है। यही घटना हुई। अब जो जिसको पकड़ रहा है, अरे अंग्रेजों वाला कपड़ा पहना है, इसको फाड़ दो। अब फाड़ दिया, वो गुस्सा रहा है, लेकिन बाकी 4-5 लोगों को मजा आ रहा है और समझा रहा है कि गांधी जी बोले हैं विदेशी वस्तु का त्याग करो, खादी के कपड़ा पहनो। साथ ही ऐसी ऐसी कई घटनाएं घटी। इसी दरमियान शिक्षा के क्षेत्र में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान का भी गठन हुआ। अंग्रेजों का स्कूल में नहीं पढ़ना है, अपना स्कूल बनाओ। और कई संस्थान भी हमारे यहाँ बने और इस प्रकार से बच्चे बच्चे इंजॉय कर रहा है गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन से। हालांकि अंग्रेजों पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और आप कोई खरीदार ही नहीं रहेगा तो प्रभाव पड़ेगा। आप किसी दुकान पे जाके देखिएगा कैसे प्रभाव पड़ता है। चीनी पूछिए कैसे है, 40 रुपए किलो, अरे थोड़ा सा कम कर दीजिए ना, नहीं कम करता है। आप खाली एक बार कह के देखिए कि अब से ना आएंगे आपके दुकान पर, तब थोड़ा कम करके दे देगा। कपड़े खरीदते हैं तो कपड़ा कितना, दुकानदार बोला कि 1000 के है, हम लोग कम कराते हैं 200 रुपया कम कर दीजिए, नहीं करेगा तो दुकान पर अब से ना आएंगे।
तो वो समझ जाता है कि अब से हमारे दुकान पर नहीं आएगा तो ग्राहक भड़क जाएगा, इसलिए 150 कम करके आप दे देता है। तो ये प्रभाव है। तो उसी तरह से अंग्रेज भी यहाँ दुकानदार है, अपना कपड़ा बेच रहा है बना के, लेकिन आप खरीदिएगा नहीं तो क्या करेगा वो कपड़ा को, कितना अपने पहनेगा? अपने तो खुले खुले घूमने वाला आदमी था, उसको तो कम कपड़ा पहनने वाला आदमी था। तो प्रभाव पड़ा, और उसके साथ साथ उसके सारे वस्तुओं का त्याग कर रहे थे, गुड़िया खिलौना सब चीज का त्याग कर रहे थे। अब कोई बच्चा खेल रहा है, ए स्वदेशी वस्तु अपनाओ जी, उठा के फेंक दिया, गिल्ली डंडा खेलो। तो इस तरह का माहौल था, लोग खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब मजा कर रहे थे, सबको अच्छा लग रहा था। इसी बीच में घटना है 5 फरवरी 1922 का, 2 साल हो गया है असहयोग आंदोलन को चलते हुए। और बीच में एक छोटी सी घटना क्या घटी कि गांधी जी लाए, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। लेकिन जब ये घटना लोकप्रिय हो गया, जब ये आंदोलन लोकप्रिय हो गया, तो कांग्रेस को लगा कि नहीं, हमको समर्थन देना चाहिए। इसलिए जब दिसंबर में जब बैठक हुआ 1920 में दिसंबर में, तो वहां पर चित्तरंजन दास खुद प्रस्ताव लेकर पहुंचे हुए हैं कि असहयोग आंदोलन को पारित कीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं गांधी जी। उस समय हम लोग को बुद्धि नहीं था, और अब मुहर लग गया है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन इस प्रकार से जहां जहां लड़का लोग उपद्रवी कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, उसको देखते हुए अंग्रेजों ने एक्शन कड़ा किया, और चित्तरंजन दास जैसे जो नेता थे, चित्तरंजन दास जैसे, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया। चित्तरंजन दास खुश हैं, कोई बात नहीं है, अंग्रेज डर तो रहा है ना, हम जेल में हैं तो क्या हुआ। और इसी बीच में एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को, चौरा चौरी में लड़का लोग क्या किया है कि विदेशी वो कपड़ों को इकट्ठा करके और थाना के बगल में जला रहा है। लड़का लोग भी कम बदमाश नहीं है, थाना के बगल में जला रहा है। काहे ला जला रहा है भाई? तो अंग्रेजी अधिकारी है, उसको चिढ़ बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, तो अपना इन लोग जलाया। तो अंग्रेजी अधिकारी कोई मार पीट दिया उन लड़कों को। अब लड़का लोग गांव में आके कहा कि देखिए ना, फरला चौकी के हमको थानेदार मारा है। चूंकि असहयोग आंदोलन पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है, इतना फोरम में है कि गांव के आदमी, बूढ़ा बुढ़ाल भी लोग फोरम में, कैसे मार दिया, कौन थानेदार है, चलो बात करते हैं। और लड़का को लेकर लोग गया है। और यही 12 फरवरी की घटना है, 5 फरवरी की घटना है कि वहां पर जो 22 कर्मचारी थे, पुलिस जो थे अंग्रेजों का, उसको गोड़ हाथ बांध के और एक बंद कमरे में जिंदा जला दिया गया। चित्तरंजन दास जो जेल में थे, वो पूरा खुश हैं कि अभी ये आंदोलन रोष पकड़ा है, भारतीयों में जज्बा आई है देश को आजाद करने का। परंतु गांधी जी को लगा कि यह घटना से हमको हिंसा के बू आ रहा है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उनका कहना था कि मारपीट नहीं करना है, हृदय परिवर्तन करना है। अरे किसी को 2 फैट मार दीजिएगा तो वो चिड़ियाएगा ना जी, जबकि उसको प्रेम से कुछ कहिएगा तो उसका हृदय पिघल जाएगा, और तब वो आपका दूसरा तरीका से साथ देगा। जोर लगा के थोड़े काम किया जा सकता है। गांधी जी का ये थ्योरी था। और यह कहते हुए 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया असहयोग आंदोलन को। परंतु चित्तरंजन दास गुस्सा हो गए गांधी जी से कि गांधी जी को कहा जा रहा था, जेल में हम हैं और अपने बहरी हैं और आंदोलनें बंद कर दे रहे हैं, बड़का काबिल वही हैं। और वही जब जेल से निकलेंगे तो कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और स्वराज दल का स्थापना करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही 2 घटना रखते हैं, एक खिलाफत आंदोलन और उसी को मर्ज कर दिया गया असहयोग आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन सितंबर में स्टार्ट हुई, चल ही रहा था कि अगस्त में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसकी लोकप्रियता को देखते हुए उसमें मर्ज कर दिया गया और वही कंटिन्यू रहा। और 21 में 22 तक को चला, 22 का फरवरी महीना में ही स्थगित कर दिया गया। स्थगित करने का एक और रीजन आप देख सकते हैं, अगर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं
तो आप सोचिए क्यों गांधी जी स्थगित कर दिए? बुड़बक आदमी थोड़े थे गांधी जी कि स्थगित कर दिए। इसलिए गांधी जी स्थगित कर दिए क्योंकि उनको लगा कि आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा है, अब लोगों को जोश नहीं, धीरे धीरे लोग निष्क्रिय हो रहे हैं। आप कहीं देखिएगा 50 गो आदमी के लेकर धरना दीजिए, 1 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए, 1-2 दिन खूब बढ़िया भीड़ रहेगा, तीसरा दिन से वहां धीरे धीरे संख्या खाली होते रहेगा। अब अगर 4-5 दिन 10 दिन रह गए तो हो सकता है कि आप अकेले ही रहने पड़ जाएगा, अकेले ही रहने पड़ जाएगा ना हो 10 दिन रहिएगा तो ये समस्याएं हैं। समस्या क्रिएट कैसे होगा आप देख लीजिए। तो गांधी जी भी देख रहे थे कि लोग निष्क्रिय हो रहे हैं, इसलिए आंदोलन शुरू करना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना टर्निंग पॉइंट पे खत्म कर देना बड़ी बात है। अगर अंग्रेजों को मालूम चल जाएगा कि इसका अब आदमी ये नहीं बचा है तो उसका मन बढ़ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद करना है, लेकिन समय से सबको वापस भी लाना बड़ी कठिन काम है। तो ये सब देखते हुए गांधी जी इसको स्थगित कर दिए। मेंस ऑफ पॉइंट में मेंस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें निगेटिव बात नहीं लिखा जाता है। तो खैर हम लोग मिलते हैं अगला क्लास में। इस अगला क्लास में हम लोग स्वराज दल और साइमन कमीशन को भी बुला लेंगे, 1-2 टॉपिक देख लेंगे। हालांकि बीच में महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन में जाएंगे तो समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग साइमन कमीशन तक अगला क्लास में खींच देंगे। अभी धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेज होता है और सितंबर में हम लोग का डेट मिल गया है, 1 महीना जब समय मिला है तो हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। दूसरा सूचना क्या देना था कि जो हम 5 सितंबर को बोल रहे थे कि 5 सितंबर को हम 68 बैच लाएंगे, वो 5 सितंबर को नहीं लाएंगे क्योंकि 22 सितंबर को तो मेरा खुद का ही एग्जाम है। तो पहले सितंबर दे लेते हैं, अक्टूबर में आराम से दशहरा उशहरा मना लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। इसके बाद हम एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे देंगे और फिर हम लोग का क्लास कंटिन्यू रहेगा। चलिए धन्यवाद।